So in the last class we were discussing about in the last class we were discussing about the promissory note. In today's class we are going to complete bill of exchange and checks. What are the various types of checks and what are the various purpose of issuing the check, ठीक है. And according to Negotiable Instrument Act in 1881 we already understand that the promissory note is that note which is basically issued by the buyer. यानी कि अगर हम बात करें promissory note का तो ये कौन इशू करता है, बेसिकली ये इशू करता है बायर. और यहाँ पर दो अगर पार्टी है, बायर और सेलर अगर है, तो जो बायर है वो क्या करता है, प्रोमिसरी नोट इशू करता है. वो भी किसको देता है, सेलर को देता है कि मैंने आपके यहाँ से 10,000 का सामान लिया है, तो आप मुझे जो क्रेडिट में, उधार में जो आप मुझे सामान दे रहे हैं उसके लिए मैं आपको एक प्रॉमिसरी नोट दे रहा हूँ. मैं इस पर्टिकुलर डेट पे, या तो वो टर्म वाला प्रॉमिसरी नोट होगा, टर्म वाला मतलब कि एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी डेट वाला होगा, या तो फिर वो डिमांड वाला होगा. तो जो डिमांड वाला होता है वो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सेलर वो बायर कभी भी इशू कर सकता है, ठीक है. लेकिन जो टर्म वाला होगा, टर्म या यूजेंस, USANCE, यूजेंस वाला जो प्रॉमिसरी नोट होगा उसमें एक मैच्योरिटी डेट मेंशन होगा. उस पर्टिकुलर मैच्योरिटी डेट पर आपका जो उस मैच्योरिटी डेट तक में सेलर जो है वो पैसे को विड्रॉ कर सकता है, ठीक है, पैसा ले सकता है. और डिमांड वाला जो होगा वो अकॉर्डिंग टू द डिमांड, जब भी डिमांड करेगा सेलर कि मुझे प्रॉमिसरी नोट दो, तब बायर जो है वो प्रॉमिसरी नोट उसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है. अब यहाँ पर हमेशा याद रखना है कि प्रॉमिसरी नोट जो होगा वो अनकंडीशनल होना चाहिए, यानी उस पर कोई भी कंडीशन आप ऐसा अप्लाई नहीं करेंगे जो कि बिल्कुल पॉसिबल ना हो, या जिसका खुद होना, उस इवेंट का होना पॉसिबल ना हो, या उसका डेट फिक्स ना हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभिजीत ये कहता है कि भाई अभिषेक, जब मेरे घर में ना एक हम घोड़ा लेंगे ना तब हम इशू करेंगे, तब हम पैसा वापस करेंगे. पॉसिबिलिटी है. अब वो कब लेगा उसका डेट ही मेंशन नहीं है कि व्हेन ही इज गोइंग टू परचेज इट. जब वही फिक्स नहीं है तो आपके पैसे आने का भी कोई फिक्स नहीं है. तो जो प्रॉमिसरी नोट होना चाहिए वो फ्री ऑफ अनकंडीशंस होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, ठीक है. और जो उसका लैंग्वेज होना चाहिए दैट शुड बी क्लियर, ठीक है. क्यों पैसा आप दे रहे हो, क्यों प्रॉमिसरी नोट आपने इशू किया है, कितना अमाउंट है, कौन ड्रॉई है, कौन ड्रॉर है, और उसमें एक पर्टिकुलर रेवेन्यू स्टैम्प होना चाहिए, तभी वो एक लीगल निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में की तरह यूज होगा. इसको हम इंडोर्सी भी, मतलब यानी इंडोर्स भी कर सकते हैं, दूसरे किसी पार्टी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इन कंसेंट ऑफ द सेकेंड पार्टी. यानी बायर अगर फर्स्ट पार्टी है, क्योंकि ये प्रॉमिसरी नोट इशू कर रहा है, तो सेलर जो होगा वो सेकेंड पार्टी होगा. तो यहाँ जो दो पार्टी के अलावा अगर कोई थर्ड पार्टी को कोई भी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर होता है तो उसको कहते हैं इंडोर्स करना. तो यहाँ जो है वो सेलर चाहे तो थर्ड पार्टी अपने बिहाफ में वो अपनी वाइफ, मान लीजिए कि वाइफ उसकी एक्स है, तो अपनी वाइफ के नाम पर भी वो बेसिकली इंडोर्स कर सकता है उस पर्टिकुलर प्रॉमिसरी नोट को. लेकिन यहाँ कंसेंट किसका जरूरी है, जिसके नाम पे आपका प्रॉमिसरी नोट है, यानी कि सेलर का नाम, ठीक है. मतलब सेलर ही इंडोर्स करवा सकता है, बायर जो है वो खुद से इंडोर्स नहीं करेगा जब तक सेलर खुद ऑप्शन नहीं देता है. ये तो प्रॉमिसरी नोट क्लियर हो गया था सबको, सबको समझ आ गया. नेक्स्ट लेट्स मूव टुवर्ड बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? सी द प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज जो है इसमें बहुत माइनर डिफरेंस है, ठीक है. इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा, इसको ध्यान से देखिएगा. एक मिनट, ठीक है. अब जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, अगर हम BOE की बात करें, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो आप लोगों ने अकाउंट्स में भी कई बार ये टर्म पढ़ा होगा, है ना. अब यहाँ पर भी दो पार्टी आपका आता है, एक बायर है और एक सेलर है. प्रॉमिसरी नोट में क्या हो रहा था, किसी बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था कि मैम क्या बायर जो सेलर है वो प्रॉमिसरी नोट इशू कर सकता है, या कुछ इस तरीके का क्वेश्चन रेज किया गया था. अब यहाँ पर वो क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा कि जहां प्रॉमिसरी नोट में जो इशूअर था वो, यानी यार मेकर जो था आपके प्रॉमिसरी नोट का, वो बायर था, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में मेकर कौन होगा, सेलर होगा. कौन होगा, सेलर. यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कौन करेगा, सेलर करेगा इशू बी को, यानी बायर को. यहाँ पर बायर ने, मतलब कि जो पर्टिकुलर परचेजर है उसने 20,000 का सामान लिया,
तो अब यहाँ सेलर कहेगा कि भाई मैं आप तुम्हें 20,000 का सामान तो दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो मैं तुम्हें बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करूंगा। तो बायर कहेगा अच्छा ठीक है कर दीजिए। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है यहाँ पर बनाया जाएगा सेलर के द्वारा, और चूंकि सेलर ने उसको बनाया है तो उसमें साइन भी सेलर का होगा, और इसमें एक या तो मैच्योरिटी डेट, जैसे आपके प्रोमिसरी नोट में था मैच्योरिटी डेट रहेगा, इसमें आपका डिमांड वाला भी हो सकता है, यानी अगर चाहे तो बायर कह सकता है कि आप मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कीजिए, उसके बाद मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा, तो दैट कैन बी ऑन डिमांड। प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और इसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में सेक्शन 5 में इसको डिफाइन किया है। सेक्शन 4 में आपका प्रोमिसरी नोट है, सेक्शन 5 में आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है। अब यहाँ पर दो मेजर डिफरेंस जो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में है, पहला तो इसको इशू करने वाला सेलर होगा, यानी जो सामान क्रेडिट पर दे रहा है, ठीक है, प्रोमिसरी नोट में बायर था। दूसरा यहाँ पर जो इंडोर्समेंट जो है, यहाँ पर जो इंडोर्समेंट है, यानी यहाँ पर मल्टीपल इंडोर्समेंट कैन बी पॉसिबल। जैसे वहां पर अगर मान लीजिए कि सेलर अपनी वाइफ के नाम पे इंडोर्स करवा रहा है, तो पर्टिकुलरली एक ही बार यहाँ इंडोर्स हुआ, लेकिन यहाँ अलग कंडीशन है, यानी कि अगर आप चाहें तो मल्टीपल टाइम्स आप बिल ऑफ एक्सचेंज को इंडोर्स करा सकते हैं थर्ड पार्टी को। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर आपका एस जो है उसने मान लो कि यानी सेलर जो है उसने उधार किसी ए से लिया हो, तो अब वो सेलर जो है वो कहेगा कि बी को यानी बायर को कि ये जो 20,000 रुपए है वो ए को दे दो। अब ए ने किसी सी से लिया हो उधार, अब ए कहेगा कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो सी को इंडोर्स कर दो, यानी सी को दे दो, और सी ने मान लो किसी डी से लिया हो, तो मल्टीपल टाइम्स इंडोर्समेंट कैन बी पॉसिबल। और अगर केस फाइल होगा, मान लीजिए कि एस ने जो सेलर था उसने ए को पहले इंडोर्स किया, ए ने सी को किया, सी ने डी को कर दिया, तो ऑटोमेटिकली बी जो है वो किसको पे करेगा पैसा, डी को पे करेगा पैसा। और मान लो कि डी को इसने ये बिल ऑफ एक्सचेंज को इसने डिसऑनर कर दिया। डिसऑनर मतलब मान लो इसने कहा कि नहीं मैं आपको पैसा पे नहीं करूंगा, तो जो डी है, जो यहाँ पर डी है वो केस फाइल कर सकता है, और उसका जो टाइम होगा प्रोमिसरी नोट की तरह सेम 3 साल होगा। अगर टर्म बीओई है यानी यूजेंस वाला बीओई है जिसमें मैच्योरिटी डेट है, तो उस मैच्योरिटी डेट से 3 साल तक वो केस फाइल कर सकता है। और अगर डिमांड वाला अगर आपका बीओई है, तो जब बिल ऑफ एक्सचेंज को रिप्रेजेंट किया गया यानी बनाया गया, तब से 3 साल को काउंट किया जाएगा। अब यहां वो केस करेगा किस पे, द क्वेश्चन इज दैट कि ऑन होम डी इज गोइंग टू केस किस पे करेगा। यहां पर दो सिचुएशन है, या तो जो डी है या वो डायरेक्टली बी पर केस करेगा, यानी जिससे उसको पैसे लेने थे, अल्टीमेटली जिससे उसको पैसे लेने थे, या तो वो उस पे केस करेगा, या तो डी चाहे तो वो अपने सी पर केस कर सकता है, क्योंकि उधार किसने लिया है, उधार पैसा किसने ले रखा है, उधार पैसा किसने ले रखा है, बेसिकली बी ने लिया हुआ है ना। अब यहां पर बी ने लिया हुआ था, तो या तो डी डायरेक्टली बी पे केस करेगा, या तो डी सी पे केस करेगा, या तो सारे उन पार्टीज पे केस कर देगा जो इस पर्टिकुलर पूरे इंडोर्समेंट में इन्वॉल्व होंगे। आई बात समझ में, केस समझ में आया। आइदर डी कैन सू बी यानी बायर को या तो सू करे, या तो डी कैन बेसिकली सू ऑल द पार्टीज हु इज इन्वॉल्व इन द इंडोर्समेंट। क्लियर हो गई बात। और बाकी प्रोमिसरी नोट में और बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई खास ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस दो मेजर डिफरेंस है कि मल्टीपल इंडोर्समेंट कैन बी पॉसिबल इन बिल ऑफ एक्सचेंज, एंड सेकेंड द सेलर or the creditor is going to basically issue the bill of exchange, but in the case of the promissory note debtor is going to issue the promissory note, यानी जो उधार ले रहा है वो करेगा, और endorsement cannot be possible one time, सिर्फ एक टाइम थर्ड पार्टी को सिर्फ और सिर्फ वो इंडोर्स कर सकता है, मल्टीपल टाइम पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज यहाँ पर सिचुएशन कैन बी सेम, पार्टीज जो होगी वैसे ही सेम इन्वॉल्व होगी, इंडोर्समेंट वन पार्टी टू पार्टी, लेकिन यहाँ ड्रॉवर और मेकर जो भी होगा वो सेलर होगा, ना कि आपका बायर, क्योंकि सेलर
बेसिकली इशू कर रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अनकंडीशनल होना चाहिए, बिल ऑफ एक्सचेंज में भी आप कोई कंडीशंस को अप्लाई नहीं करोगे जैसे प्रोमिसरी नोट में था। तो बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में खासा डिफरेंस ज्यादा नहीं है। तो आई थिंक कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्लियर हो गया होगा सबको, क्लियर है सबको, सबको क्लियर? चलिए अब एक और चीज, इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, इसके डेफिनेशन को जरूर लिखिए आप लोग, लिखिए बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज लिखिए। अच्छा एक और चीज कि जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, अच्छा मैं एक काम करती हूं, ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी द बिल ऑफ एक्सचेंज का एक स्पीसमैन है, ठीक है। अब यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या चीजें मेंशन है, 1 लाख रुपए अमाउंट पे करना है, 1 लाख रुपीज पे करना है अमाउंट, कौन से जगह पे ये इशू हुआ है, मान लीजिए कि अगर ये ट्रांजैक्शन पटना में हो रहा है तो डेट पटना लिखा होगा, कौन से डेट को इशू हो रहा है, मान लीजिए कि ये डेट हो रहा है आज कितना है 16 अक्टूबर 2021 को ये इशू हो रहा है, 90 डेज आफ्टर द डेट, यानी कि ये जो यहाँ पर डेट है ये टर्म आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है, यानी कि आज का जो डेट है दैट इज 16 अक्टूबर 2021, तो यहां पर आपका 90 डेज आफ्टर द डेट पे मिस्टर, मतलब कि एक ये बोल सकते हैं कि ये पोस्ट डेट लिखा हुआ है, खैर 90 डेज का मेंशन नहीं होता है, 90 डेज तक लिखा हो सकता है कि 90 डेज तक में द अमाउंट कैन बी बेसिकली विदड्रॉ, 1 लाख रुपीज कैन बी विदड्रॉ। स्टैंप में यहाँ पर रेवेन्यू स्टैंप लिखा होगा, एक्सेप्टेड, यहाँ पर एक्सेप्ट कौन कर रहा है, यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा आपका डेटर, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर इशू कर रहा है, तो यहाँ पर डेटर जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा, उसका साइन होगा, उसका नाम और उसका एड्रेस, और यहाँ पर जो ड्रॉवर है यानी कि जो इस बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करेगा, पैसा जो लेगा और जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाया है उसका नाम, यानी कि क्रेडिटर का नाम, उसका साइन, ठीक है। तो दिस इज द लीगल एक स्पीसमैन है आपके बिल ऑफ एक्सचेंज का, क्लियर हो गई बात। अब यहाँ एक चीज ध्यान देने वाला है कि यहाँ पर तो एंडोर्समेंट भी पॉसिबल है, तो एंडोर्समेंट अगर होता है तो यहाँ पर ड्रॉअर के नाम के बगल में जो भी लास्ट एंडोर्सर है उसका नाम यहाँ पर मेंशन किया जा सकता है, ठीक है, कि हमने थर्ड पार्टी को इंडोर्स किया है और यहाँ पर इंडोर्सर का नाम, ठीक है, यहाँ पर इंडोर्सर का नाम होगा और उसे अल्टीमेटली पैसा मिलेगा, यानी कि जिसके पास बियरर जो होगा बिल ऑफ एक्सचेंज का और जो जिसको इंडोर्स किया गया है उसको पैसा मिलेगा, और दैट विल बी मेंशन्ड हियर, यहाँ पर उसको भी उसका भी नाम मेंशन रहेगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट प्रॉमिसरी नोट, नेक्स्ट प्रॉमिसरी नोट is the promissory note। तो promissory note is a kind of, यहाँ पे स्टेटमेंट्स को ज्यादा यूज किया गया है कि आई ड्रॉई सन ऑफ इतना प्रॉमिस टू पे इतना अमाउंट टू द दिस पर्सन, प्रॉमिस टू पे इसको, और वो सन मतलब सन ऑफ जिसका भी बेटा है, और डिमांड ऑन और ऑर्डर ऑन डिमांड ऑफ सम ऑफ इतना रुपीज, इतना रुपया, और उसको आप वर्ड्स में भी लिखोगे। अगर उस पर कोई इंटरेस्ट लगा है, मान लो 5% इंटरेस्ट हो तो 5% इंटरेस्ट आप लगाकर और पर्टिकुलर डेट यहाँ पर मेंशन करोगे, यहाँ प्लेस, डेट, सिग्नेचर, रेवेन्यू स्टैंप और एड्रेस। लेकिन यहाँ पर सिग्नेचर किसका होगा, ड्रॉई का होगा, ड्रॉवर बेसिकली मेकर का होगा, यानी कि जो आपका बायर है उसका यहाँ पर सिग्नेचर और उसका एड्रेस मेंशन होगा। और यहाँ पर जो आप ध्यान दीजिएगा कि प्रॉमिसरी नोट जो होता है दैट इज अ प्रॉमिस, बट बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डर। हमेशा याद रखिएगा कि वो एक ऑर्डर की तरह काम करता है और प्रॉमिसरी नोट एक प्रॉमिस, एक ट्रस्टेबल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है, जहां पर ट्रस्ट के बेसिस पे आप उसको एक प्रॉमिसरी नोट दे रहे हो। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज इज समथिंग वेयर यू आर गिविंग ऑर्डर टू पे पर्टिकुलर अमाउंट बिकॉज यू ऑलरेडी टुक द अमाउंट या फिर टुक द प्रोडक्ट इन ऑन क्रेडिट। आगे बात समझ में। तो ये दोनों प्रॉमिसरी नोट और इसका स्पीसमैन क्लियर हो गया सबको। चलिए ओके ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज लिखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 बिल ऑफ एक्सचेंज या अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981। अगर इतना लिखना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज सिर्फ नॉर्मल लिखो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 बिल ऑफ एक्सचेंज इज
फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, इसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमा लिखिए आगे, एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 कॉमा अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, जैसे प्रोमिसरी नोट राइटिंग में होता है, दिस कैन बी ऑल्सो कैन बी इन राइटिंग ओनली, ठीक है, यानी वर्बल का कोई यहाँ पर कंसेप्ट नहीं है, ये भी राइटिंग में होगा। एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order, यहाँ पर भी कोई कंडीशंस को आप यूज नहीं करोगे। an unconditional order comma signed by the maker comma directing a certain person to pay a certain sum of money only to comma or to order of a certain person or to order of comma a certain person or to the bearer of the instrument यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको जो बिल ऑफ एक्सचेंज है दैट विल बी इन राइटिंग ओनली, राइटिंग में होगा, और उसमें कोई एक अनकंडीशनल ऑर्डर्स होंगे। अनकंडीशनल मतलब कि यहाँ पर कंडीशंस को आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, जैसे प्रोमिसरी नोट में था, और साथ में ये साइंड होगा किसके द्वारा, मेकर के द्वारा, जिसने इस पर्टिकुलर बिल ऑफ एक्सचेंज को इशू किया है, और डायरेक्टिंग अ पर्सन यानी कि एक ऑर्डर दे रहा है, एक डायरेक्शन दे रहा है पर्सन को टू पे अ सर्टेन सम, मान लीजिए 20,000 रुपये जो है वो आपको पे करना है, वो एक डायरेक्शन दे रहा है, एक ऑर्डर दे रहा है, और बेसिकली किसको दे रहा है ये, उस पर्सन को जो मतलब जिसने उधार पे लिया है इन शॉर्ट। और यहाँ पर पेमेंट देना किसको है, या तो जिस पर्सन से आपने उधार लिया है, क्रेडिट पे लिया है, या इशूअर जो है उसको आप दीजिएगा, या तो जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट होगा, यानी जो बियरर होगा इस इंस्ट्रूमेंट का, जैसे इंडोर्सर, बियरर जो होगा इंस्ट्रूमेंट का, आप पेमेंट उसको दीजिएगा। अगर आप चाहें तो बिल ऑफ एक्सचेंज में इंडोर्सर का नाम मेंशन कर सकते हैं, या तो अगर आप चाहें तो मेंशन नहीं भी करिएगा, और सिर्फ जो इशूअर है यानी कि जो आपका क्रेडिटर है, अगर वो उसने थर्ड पार्टी किसी ABCD को ट्रांसफ़र कर दिया, तो जिसके पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज मिलेगा, जिसके पास वो आपका प्रॉमिस जो आपका नोट, वो आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, आप उसी को पेमेंट कर देंगे। आ गई बात समझ में? तो यानी जिसने इसको इशू किया हो, या जिसके पास ये प्रॉमिसरी नोट हो, यानी जिसने बेयर कर रखा हो, जिसके पास ये हो, उसको आप पेमेंट कर देंगे। आ गई बात समझ में? डेफिनेशन क्लियर हो गया सबको? डेफिनेशन जो भी है सेम एज इट इज यूज करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते। चेक लिखिए, चेक। अच्छा, उससे पहले एक टॉपिक है हु आर ड्रॉई। DRAWWE। ड्रॉई कौन है आपका? तो यहाँ पर सेक्शन 7 में लिखा है कि ड्रॉई वही है, द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव पेमेंट, जो पेमेंट रिसीव करेगा, उसको सेक्शन 7 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में मेंशन किया गया है। द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव अ पेमेंट इज कॉल्ड द पेई, ठीक है।
यानी ड्रॉई, एक मिनट, ये तो आपका पे ही हुआ। ड्रॉवर जो होगा, द मेकर ऑफ बिल जो होगा ड्रॉवर होगा, पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू पे, जिसने डायरेक्ट किया है पे करना, ड्रॉई। और सेक्शन 7 कहता है कि जो पर्सन जो है, द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द पेमेंट, यानी कि जिसको पेमेंट मिलेगा, दे आर पेई। ठीक है, तो यहाँ सेक्शन 7 में इसको मेंशन किया गया। खैर इसको आप रहने दीजिए, आगे बढ़ते। लिखिए सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग चेक क्या होता है। सेक्शन 6, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 चेक क्या है? तो चेक जो है वो एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन आप जो चेक है वो कई बार किसी को भी पेमेंट करने के लिए यू कैन यूज इन अ नॉर्मल टर्म, यू कैन यूज फॉर पेमेंट ऑफ योर कॉलेज फी, you can use check for the payment of amount to the certain person, you can pay the check or you can give the check। ठीक है, so it is an negotiable instrument और ये एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज है। लेकिन वहां पर आपका बिल ऑफ एक्सचेंज में और प्रोमिसरी नोट में आपका एक सर्टेन सम को मेंशन किया रहता था। ठीक है, और उस पर्टिकुलर जो आपका जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें हमने एक सर्टेन सम को लिख दिया। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि जो भी अमाउंट आपको एट टाइम जो पे करना है आप उसको मेंशन कर सकते हो। यानी किसी को 5,000 पे करना है कल के कल, तो कल के नाम, कल के लिए हमने एक चेक को काट के फटाफट प्रोवाइड कर दिया। लेकिन इसको अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इसको एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ही कंसिडर किया गया। तो पहले डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद टाइप्स ऑफ चेक्स मैं अभी आपको कराऊंगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ चेक। लिखिए पहले, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, a check is a bill of exchange, a check is a bill of exchange drawn on a specified banker, on a specified banker. A check is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to, not expressed, expressed, expressed to be payable otherwise than on demand, otherwise than on demand, than on demand. A check is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand, than on demand, inverted comma closed। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो चेक है वो बिल ऑफ एक्सचेंज है एक तरीके का, जिसको हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफाइड बैंकर, या बैंकर का नाम इसलिए लिया जा रहा है कि बेसिकली किसी भी पर्सन का जिसका बैंक में अकाउंट है उसको आप दे सकते हो, या किसी भी पर्सन को आप इशू कर सकते हो। और ये ज़्यादातर ऑन डिमांड, यानी कि अदरवाइज दैन ऑन डिमांड, मतलब ये जो है ये पेबल है अदरवाइज दैन ऑन डिमांड, मतलब डिमांड में आप इसको पे कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए एक सिंपल लैंग्वेज में समझिए। ये एक ऑर्डर है बैंक को, ये एक ऑर्डर है बैंक को कि पे कीजिए इस अमाउंट को आपके अकाउंट से निकाल करके उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसके नाम पे ये चेक इशू है। तो वी कैन से कि दैट अ चेक इज एन ऑर्डर टू योर बैंक टू पे अ स्टेटेड या फिर एक मेंशन्ड सम from your account which is written on that particular paper, यानी जो चेक है, जो पेपर है उसमें जो मेंशन किया गया है उस हिसाब से बेसिकली कैन से कि इट इज एन, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना तो समझिए, इट इज एन ऑर्डर। किसको दिया जा रहा है ऑर्डर? बैंक को दिया जा रहा है। कौन दे रहा है? जो पर्सन इसको इशू कर रहा है। और क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेरे अकाउंट से इतना पैसा निकालो और जिसके नाम पे ये चेक है उसको उतना पेमेंट करो। तो यहाँ पर बेसिकली बैंक जो है एज अ मीडिएटर वो करेगा चेक में, बिकॉज अगर आपके कुछ चेक मिल गया, मान लो एग्जाम्पल में मुझे चेक मिल गया और उसको लेकर के मैं घूम रही हूँ और उसको बैंक में नहीं डालूंगी तो उसका पेमेंट मुझे होगा क्या? नहीं होगा ना।
So the bank is the person who is going to basically in cash or basically pay that amount into your account, right? So in short ये एक तरीके का ऑर्डर है, और ऑर्डर कौन दे रहा है? जिसका अकाउंट है। जैसे मान लो कि मेरा एक्सिस बैंक में अकाउंट है, तो मैं ऑर्डर दे रही हूँ एक्सिस बैंक को कि भाई 5,000 रुपए का जो चेक काटा है और वो किसके नाम पे, मान लो अभिषेक के नाम पे है, तो अभिषेक को पेमेंट करो। क्लियर हो गई बात कि चेक क्या है? ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एक फाइनेंशियल एक इंस्ट्रूमेंट है, और वो तो क्लियर है ही। अब यहां पर टाइप्स ऑफ चेक पे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, अभिजीत शेयर करो जरा स्क्रीन बेटा। सो यू ऑल आर एबल टू सी दिस। ये चेक का एक स्पेसिमेन है, यानी कि एक बेसिकली कह सकते हैं कि एक, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये चेक है, ठीक है। अब सबसे पहला एक चेक आता है बियरर चेक। क्या बोलते हैं उसको? बियरर चेक। अच्छा आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा कि यहां क्या लिखा है, पे डैश और बियरर, ठीक है। अब बियरर चेक क्या होता है? इसको कोई भी पर्सन इन कैश करा सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पे में अगर मान लीजिए किसी अमित कुमार का नाम है और उसमें और बियरर लिखा है, ठीक है, तो ये जो चेक होगा, जो बियरर चेक होगा, या तो वो अमित कुमार को उसका पैसा मिल जाएगा, या तो ये चेक मान लो अमित के जगह सुमित कुमार के पास होगा, तो वो सुमित कुमार भी जो है वो इस पैसे को निकलवा सकता है। यानी कि दैट बियरर चेक कैन बी इन कैश बाय द नेम्ड पर्सन और एनीवन हु प्रेजेंट द चेक। यानी कि या तो जो उसका नाम लिखा अमित कुमार उसने पेमेंट ले लेना है, या तो जिसके पास ये चेक फाइंड आउट होगा। मान लो सुमित कुमार के पास ये चेक मिल गया, ठीक है, तो सुमित कुमार चाहे तो इस पैसे, मान लो यहाँ 10,000 मेंशन है, तो 10,000 रुपए सुमित कुमार भी इन कैश करवा सकता है। यहां मैं एक टर्म यूज कर रही हूं, इन कैश कराना, यानी कि कैश में पेमेंट लेना। तो अगर चाहे तो सुमित अमित दोनों इस चेक का पैसा निकलवा सकता है। अब ऐसा जो चेक होता है ये बहुत रिस्की चेक होता है, क्योंकि गलती से भी अगर ये चेक गिर गया कहीं पर, ठीक है, बस कुछ नहीं लिखा होता है इस चेक में, पे में जिसका नाम है वो कितना रुपए पे करना है, 10,000 रुपए, 10,000, और जिसने इस चेक को इशू किया है कोई भी पर्सन XYZ जो भी है, जैसे यहाँ पर मुकुल मलिक लिखा है ऐसे, तो इसने अगर चेक इशू किया है तो इसका साइन। क्लियर हो गई बात? आगे बस समझ में, और बाकी पूरा चेक सेम एज इट इज रहेगा, और जिस डेट को मेंशन किया गया है वो डेट। मान लो आज 16 अक्टूबर को बियरर चेक मैंने इशू किया, तो यहाँ डेट रहेगा, और मैंने किसको इशू किया, मान लो अभिषेक को इशू किया, और मैंने 5,000 रुपए देना है इसको, तो 5,000 मैंने इसे लिख दिया और अपना साइन कर दिया, ये बियरर चेक है। यानी कि अगर चाहे अभिषेक, तो अभिषेक इससे पैसा निकलवा सकता है 5,000, या तो अभिजीत चाहे तो अभिजीत भी इससे पैसा निकलवा सकता है। आगे बात समझ में, प्रिया भी निकलवा सकती है। कोई भी पैसा इसमें से 5,000 रुपए विड्रॉ करेगा जिसके पास भी ये चेक फाइंड आउट होगा, ठीक है। यस प्रिया। मैम इस चेक को हम लोग इंडोर्स कर सकते हैं? नहीं, ये इंडोर्समेंट का सिचुएशन तो यहाँ पर आएगा ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर हम जिसके नाम पे चेक दे रहे हैं वो तो है ही, साथ में ऑटोमेटिकली यहाँ इंडोर्स हो रहा है। जिसके पास चेक फाइंड आउट होगा, इंडोर्स ही तो हो रहा है, जिसके पास चेक फाइंड आउट होगा वो पर्सन पैसा निकलवा लेगा। यानी अभिषेक के नाम का है चेक, लेकिन अगर तुम चाहो प्रिया तो तुम भी इससे पैसा निकलवा सकते हो। तो एक तरीके से इंडोर्समेंट ही हो रहा है, लेकिन दैट इज नॉट मेंशन्ड हियर। अब ऐसा चेक जो होता है वो बहुत रिस्की होता है, क्योंकि अगर ये चेक गलती से भी कहीं गिर गया तो कोई भी फलना XYZ पर्सन चाहे तो इससे पैसा निकलवा लेगा। तो इसको कहते हैं हम बियरर चेक, यानी जिसके पास ये चेक है पैसा उसका। क्लियर हो गई बात? समझ में आई बात? जिसके पास चेक उसका पैसा, ठीक है। तो बियरर चेक कैन बी इनकैश्ड बाय द, इसको आज मैं समझा देती हूँ, फिर लिखवाने का भी काम करेंगे पर्टिकुलर हर एक चेक पे, ठीक है। अब बियरर चेक के बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ चेक में आइए। नेक्स्ट टाइप ऑफ चेक जिसको हम कहते हैं ऑर्डर चेक, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर चेक, ठीक है। अब ऑर्डर चेक जो होगा ये पर्टिकुलर उसी पर्सन को मिलेगा जो जिस पर्सन के पास ये चेक फाइंड आउट होगा। लेकिन ऑर्डर चेक क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा एक मिनट, कि यहाँ बियरर लिखा हुआ है, अगर हमने बियरर को काट के यहाँ पर ऑर्डर लिख दिया, ठीक है, सारे बच्चे कैमरा ऑन करके बैठिए, ध्यान दीजिए।
अगर और बियरर के जगह पे मैंने अगर इस चेक में इस बियरर को कट कर दिया, ठीक है, इस बियरर को कट करके मैंने लिख दिया ऑन ऑर्डर, ON ऑन ऑर्डर, मतलब और बियरर को कट ऑन ऑर्डर मैंने लिख दिया, तो यहां पर बेसिकली क्या होगा कि ये बेसिकली पेबल होगा पर्टिकुलर पर्सन और एंटिटी को, यानी जिस भी पर्सन का यहां पर नाम होगा उसी को पे होगा, ठीक है। इफ और बियरर इज स्ट्रिकन ऑफ द चेक बिकम्स एन ऑर्डर चेक। यहां पर आपका जो वहां पर क्या था, वहां पर एक चीज था कि अगर चेक भुला गया, बियरर चेक में क्या था कि अगर चेक गुम हो गया तो जिसके पास चेक मिलेगा वो पर्सन इन कैश करा लेगा पैसा। लेकिन यहां पर क्या है कि जो पेमेंट होगा वो उसी पर्सन को होगा जिसका यहां पर नाम मेंशन है, यानी कि अमित कुमार अगर नाम है तो अमित कुमार को ही चेक मेंशन होगा। लेकिन अगर वो चाहे, प्रिया ध्यान दीजिएगा, अगर वो चाहे तो वो किसी थर्ड पार्टी को वो चेक इंडोर्स करवा सकता है, और अगर उसने थर्ड पार्टी को चेक इंडोर्स करवाया तो वो यहां पर उस इंडोर्सर का नाम मेंशन कर देगा। यानी आप अपनी मर्जी से किसी और के नाम पे उस चेक को ट्रांसफर कर रहे हो, ये पॉसिबिलिटी है ऑन ऑर्डर चेक में। यानी ऑर्डर चेक और बियरर चेक में ये डिफरेंस है कि बियरर चेक में आपसे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कि भाई फलना आपका नाम क्या है, वो आपको देखेगा, बैंक चेक लेगा, पैसा दे देगा, टाटा बाय बाय, स्टोरी खत्म। लेकिन यहां ऑन ऑर्डर चेक में स्टोरी क्या है कि अगर अमित कुमार के नाम पे ये चेक है तो उसकी मर्जी है, अगर वो चाहे तो इंडोर्स करवा सकता है किसी और के नाम पे, कि सुमित के नाम पे उसने इस चेक को इंडोर्स करा दिया, अब सुमित चाहेगा तो पैसा निकलवा सकता है। आई बात समझ में? तो कंपैरेटिवली टू बियरर चेक दिस वन इज द लेस रिस्की चेक, ये लेस रिस्की है। लेकिन ये भी बस तभी है जब यहां पर आप और बियरर को काट कर ऑन ऑर्डर लिख सकते हैं, या तो कई बार ऑर्डर चेक जो है उसका अलग स्पीसमेन या अलग चेक बुक भी इशू हो जाता है। आ गई बात समझ में? तो उसको कहते हैं ऑर्डर चेक, इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर चेक। लेकिन याद रखिएगा कि बियरर चेक में आपसे आइडेंटिफिकेशन तभी लिया जा सकता है जब अमाउंट बहुत बड़ा हो, यानी मान लीजिए कि लाख रुपया में पेमेंट हो रहा है तो कई बार बियरर चेक में भी आइडेंटिफिकेशन मांग लेता है, लेकिन ऑर्डर चेक में तो मांगेगा ही मांगेगा, यानी आइडेंटिफिकेशन बैंक आपका लेगा अगर आपने चेक को रिप्रेजेंट किया बैंक में तो। क्लियर हो गई बात? बियरर चेक और ऑर्डर चेक समझ आया? क्लियर हो रहा है सबको? एवरीवन? यस मैम। ठीक है, तो बियरर चेक रिस्की हुआ, ऑर्डर चेक भी रिस्की है, कंपैरेटिवली लेस रिस्की एज कंपैरिजन टू द बियरर चेक। नेक्स्ट चेक आते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ चेक। अच्छा, दोनों में एक कंडीशन है कि ऑर्डर चेक और बियरर चेक को आप उसको पैसा इन कैश करा सकते हो, यानी कि कैश में पेमेंट ले सकते हो, बैंक से कैश में पैसे निकलवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रॉस्ड एंड, लिखिए क्रॉस्ड एंड अकाउंट पे चेक, क्रॉस्ड एंड अकाउंट